हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चेंज के बारे में, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम एरर को ले रहे होंगे, एरर पढ़ रहे होंगे, है ना। तो एरर देखो, एरर का और परसेंटेज चेंज का क्या रिलेशन है, क्या इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे हमने क्वांटिटी ऐसी ली थी कि y इज़ इक्वल टू ए की पावर a, b की पावर b अपॉन में हमने इस तरीके से लिखा था, है ना। या फिर है ना, इसको हम कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हैं। अगर हम पावर को ऊपर ही लिखना चाहें तो ये माइनस सी हो जाएगा और d की पावर माइनस डी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ थी कि जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे, हमने क्या गिवन है हमें कि क्वांटिटी A में परसेंटेज चेंज कितना है, क्वांटिटी B में कितना है, क्वांटिटी C एंड D, इन चीज़ों में हमें परसेंटेज चेंज वगैरह लेट सपोज कि गिवन है। सेम तरीके से अब वो क्या करेगा, वो ऐसा बोल देगा कि एरर, परसेंटेज एरर इन A कितना है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये गिवन है परसेंटेज एरर जो इसमें A में है वो कुछ गिवन है, परसेंटेज एरर B में कितना है वो गिवन है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन Y। तो इसको भी लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। वो लिखेंगे हम सेम तरीके से dy बाई वाई इंटू 100%, ठीक है। अब हम आगे जब इसको, ये चीज़ अगर हम इसको एरर बोल रहे हैं कि यार एरर कितना हुआ, मतलब y में चेंज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा dA बाई ए इंटू 100% प्लस b dB बाई बी इंटू 100%। अब देखो परसेंटेज चेंज में तो क्या होता था, माइनस सी आएगा, बट चूंकि हमें पता है कि यार एरर जो है, मतलब मिस्टेक जो कर रहे हैं वो तो क्या होगी, एरर तो ऐड ही होती जाएगी। तो बस यहाँ पे हमें बस ध्यान रखना है कि यार स्मॉल c इंटू डी सी बाई सी इंटू 100%, ठीक है ना। एंड फिर d वाला जो ये लास्ट क्वांटिटी बची है वो भी हमें किस में लेनी है, प्लस में लेनी है। तो फ़र्क कितना आया, यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अगर वो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन y अगर पूछ रहा है, ये जो क्वांटिटी, अब हम इसको क्या बोल रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे कि यार परसेंटेज एरर इन ए में कितना परसेंट एरर है। ऐसे ही ये है परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी एंड परसेंटेज एरर इन डी। इस तरीके से हमें एरर में करना है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली जो भी इसमें सारी चीज़ें बस ऐड होंगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरर हमेशा क्या होगी, एरर हमेशा ऐड होगी। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते, यही वाला। हम मान लेते कि यार y इज इक्वल टू हमें गिवन है a की पावर 2, b की पावर 1, c की पावर, अपॉन में लिखता हूँ मैं इसको, अपॉन c की पावर 3। तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब उसमें हमें साथ साथ परसेंटेज एरर इन a गिवन है, वो है लेट सपोज कि 3%, ठीक है। ऐसे ही हमें परसेंटेज एरर इन b गिवन है, वो मान लेते हैं कि 2% है। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन c, ये हम मान लेते हैं 1%, ओके। तो हमें पूछा है कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन y, ये कितना आएगा। कोई बात नहीं है, तो लिखो, देखो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये आएगा 2 dA बाई ए इंटू 100%, ठीक है, प्लस 1 इंटू dB बाई बी इंटू 100%। एंड अब देखो c की पावर जो है वो -3 है ना, तो -3 है, बट हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे, डी सी बाई सी इंटू
100%। बस कुछ नहीं है, वैल्यूज़ तुम्हें पुट करनी है। क्या रखेंगे हम, 2 इंटू ये कितना गिवन है परसेंटेज एरर इन ए, ये है 3, प्लस ये कितना गिवन है 1 इंटू बी में एरर 2, प्लस 3 इंटू सी में एरर कितनी है, वो है 1। तो ओवरऑल देखो ये एरर कितनी आ गई, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 प्लस 3, 11% की ओवरऑल एरर हमने करी है। इस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद में देखो मेज़रमेंट वाली चीज़ें भी आएंगी। अब मेज़रमेंट वाली चीज़ें वो हम बिना मतलब लैब में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जब तुम्हारी क्लासेज शुरू होंगी तो तुम्हें लैब में जब मतलब इसमें क्या रहता है कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स होगा, है ना, ऐसे ही स्क्रू गेज वगैरह होगा, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनसे हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, पहली बात तो ये। एंड सेकेंड चीज़ कि उनमें एरर होने की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो उसको अभी थोड़े टाइम के लिए हम स्किप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे जो नीट में जिस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जेईई में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये परसेंटेज एरर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हम उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, बट हम सीख रहे होंगे बाद में, है ना। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस तरीके का कि जैसे मान लो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या आया था, √L/G आया था, ठीक है ना। अब मान लेते कि हमने जैसे L में कुछ चेंज कर दिया, लेंथ, ये टाइम पीरियड आता है पेंडुलम का, है ना। तो वो लेंथ जो है, इस लेंथ में हम मान लेते कि लेंथ को थोड़ा चेंज कर दिया, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 4%। देन कैलकुलेट या तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखता हूँ। देखो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, द लेंथ ऑफ पेंडुलम is increased by, let's suppose, 4%, then calculate परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि इंक्रीमेंट ही होगा। क्यों होगा, देखो कि लेंथ हम अगर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ तो इसके एल के मतलब जैसे जैसे एल बढ़ाएंगे, यहाँ से देखो एल की अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रही होगी। तो हमें पता है कि इंक्रीज ही होगी, बट मान लेते हैं ऐसे ही लिखते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। अब ये तो देखो टी अगर हम ढंग से लिखें तो हमें पता है कि ये देखो ये जो टर्म है वो तो कांस्टेंट, तो चेंज होनी नहीं। ऐसे ही जो जी की वैल्यू वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, अर्थ के कारण कितना एक्सेलरेशन लगता है, जिसकी वैल्यू तुम लोग 10 सपोज करते हैं अपन, वो वाली चीज़ है। तो ये तो चेंज होना नहीं, ओनली क्या चेंज हो रहा है, किस में चेंज किया इसने, लेंथ में चेंज किया। तो हमें पता है कि यार हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि √L को भी मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखूंगा, L की पावर 1/2 लिख रहे हैं, है ना। अब देखो हमें परसेंटेज चेंज अगर कैलकुलेट करना है, ये आएगा, वो इधर से कितना आएगा, 1/2 DL/L इंटू 100%। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब कितना आएगा 1/2, ये चीज़ हमें दे रखी कि यार 4% से इंक्रीज कर दिया, तो हमारा जो आंसर है टाइम पीरियड में जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट आ जाएगा 2%, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यार वो ऐसा कुछ लिख देता कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 4%। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये वाली जो चीज़ है वो DL नेगेटिव आता। DL नेगेटिव क्यों आता, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो डिक्रीज कर दी, तो फाइनल वैल्यू कम होगी ना।
और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी तो DL नेगेटिव बनेगा, तो ये यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी एक माइनस का साइन आएगा, और ये माइनस का साइन क्या बता रहा होगा कि dt जो है वो नेगेटिव आया। dt नेगेटिव आने का मतलब है अब टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे ले लेता हूँ। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये हमें पता है कि यार इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं। तो इसने दे दिया कि इफ वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, इस बार डिक्रीज्ड वाला केस ले लेते हैं ताकि दोनों हो जाए, बाई 2%, then calculate percentage change in काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे, हमें कैलकुलेट करना है डी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनटू 100%। ये है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, समझ में आ रहा है, तो ये तो वैल्यू चेंज होनी नहीं है। फिर m खुद क्या है, कांस्टेंट है। हम मतलब हम ऐसा लिख सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। मास है, जिस भी बॉडी का मास है वो मास तो फिक्स ही रहेगा, तो इनमें चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा ओनली किसके कारण, v के कारण। v में चेंज कर रहे हैं, स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पावर इसकी क्या है 2 है ना, तो 2 इधर लिखते हैं हम dv/v इंटू 100%। अब ये देखो ये जो है वो कितने परसेंट से डिक्रीज कर दिए इस बार, -2% से, तो एक नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव -4% आंसर आएगा। मतलब हम ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाई 4%। डिक्रीज्ड बाई लिखेंगे तो फिर तो प्लस के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का जो साइन है उसको हमने वर्ड्स में लेकर आ गए, हमने बोल दिया ऑलरेडी कि डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एरर और थोड़ा जो परसेंटेज चेंज वगैरह निकालते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके बाद में मतलब आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस और इन्हीं से रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखो एक चीज़ बताओ मुझे कि जैसे समझो कि x इज़ ग्रेटर देन y है, ये बात समझ में आ रही। x इज़, ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का, x इज़ ग्रेटर देन y है। तो बताओ -x और -y में साइन बीच में ये ग्रेटर देन का लगेगा या लेस देन का लगेगा, कैसा लगेगा, तो ये हमें मान लो बताना हुआ। तो तुम बता सकते हो कैसे, क्या लगेगा, साइन हो जाएगा उल्टा। किस तरीके से, जैसे सेम ऐसा समझो कि 5 है वो ग्रेटर देन है 2, x हमने मान लो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, x हमने 5 लिया एंड y हमने 2 लिया। तो अब देखो अगर मैं माइनस लगाता हूँ, अब माइनस जैसे ही हमने लगाया तो यार -5 तो छोटा बन जाएगा -2 से, -2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर अपन इस पे देखें ये 0 है तो ये -1 -2 और इधर कहीं यहाँ आएगा -5 तो है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है बजाय इसके। तो अब जो है माइनस लगाने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक तो ये चीज़ होती है ना, कहीं आगे अपनी कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा ये। और देखते हैं जैसे ऐसे ही, जैसे मान लो कि x है और y है, ठीक है ना, x बड़ा है मान लेते हैं हमने। अब हमें बताना 1/x और 1/y का, तो इसमें कैसा रिलेशन आएगा अगेन, तो सेम वैसा ही तरीका है भाई। जैसे 5 ले लिया तुमने एंड 2 ले लिया, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है ना, तो अगर हमने 1/5 किया और 1/2 किया
अब बताओ कौन सी वाली चीज़ बड़ी है, तो हमें दिख रहा है कि यार ये तो 1/2 बड़ा है 1/5 से, तो ये यहाँ पे भी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे हम कैलकुलेट करें, अभी जैसे मैं साइन के लिए आऊँगा, साइन थीटा, देखो हमें पता है कि साइन थीटा जो है, किसी ने पूछ लिया कि साइन थीटा, ऐसा मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम्हें ये बताना है कि एंगल थीटा जो है π/2 से तो छोटा है, ठीक है ना, और 0 से बड़ा है, ऐसा मान लिया, ठीक है, इस तरीके से उसने दे दिया। तो बताओ साइन थीटा, क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है इफ़ साइन थीटा इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, साइन थीटा के बारे में बताना है, तो मैं y = साइन थीटा, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि y इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। सेकेंड ऑप्शन है b, ये कह रहा है कि y इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सी, y फर्स्ट इंक्रीजेज को अब से हम ऐसा लिखेंगे, इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, ठीक है, ताकि थोड़ा छोटा बन जाए, बार बार में पूरा नहीं लिखना है। एंड फोर्थ वन इज y फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यार ऐसा मतलब कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो अगर मान लो, या तो तुम ग्राफ से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, अगर तुम्हें ग्राफ पता है, या फिर हम देख सकते हैं कि यार थीटा को ये किसके बीच में रख रहा है कि 0 से धीरे धीरे थीटा को बढ़ाएगा, कहाँ तक बढ़ाएगा, π/2 तक बढ़ाएगा। π/2 तक अगर तुम साइन थीटा की वैल्यू देखो शुरुआत में साइन थीटा, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 1/√2, है ना, धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती जा रही है अगर तुम्हें दिख रहा हो। फिर देर देर जाके साइन 90, वो तो कितना बन जा रहा है, 1 ही बन जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है, हमें पता है। अब हमें पूछा गया है वो है ये एंगल शायद अब तक याद तुम्हें हो गए हैं, इधर हमने थीटा लिया, इधर हमने y लिया, और वो y है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो 0 तो वैल्यू यहाँ है, जैसे जैसे मैं देखो x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो हमें दिख रहा है कि यार साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे यहाँ तक जाके π/2 तक तो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है। समझ में आ रही है बात, π/2 तक तो वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार यहाँ तक वैल्यू जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा y इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब मान लो इसमें वो कुछ चेंज करता और ये π/2 की जगह पाई कर देता, और इधर सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2, यहाँ पे मान लो वो π/2 रखता। अब अगर मान लो पूछ लिया गया कि बताओ कि इससे इसके बीच में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सही है, तो तुम्हें दोबारा लिखना है यही चीज़ें और वापस से बताना है कि कौन से वाली चीज़ बन रही होगी। π/2 से कहाँ तक जाना है, हमें पाई तक जाना है। π/2 तो यहाँ है, π/2 साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। 1 से वैल्यू देखो डिक्रीज होते होते कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कहाँ पहुँचा, पाई तक, तो कंटिन्यूसली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस बार कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही। मान लो वो और चेंज कर देता और वो बोलता कि थर्ड क्वेश्चन कि वैल्यू तुम्हें 0 से थीटा की बतानी है, साइन थीटा के बारे में, ठीक है, 0 से पाई तक जाना है। तो 0 से अगर पाई तक मान लो जाते, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अभी तुम्हें वापस से टिक करना, बताओ कौन सा होगा। तो देखो शुरुआत में तो वैल्यू बढ़ रही है 0 से π/2 तक, एंड देन क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात, पहले वैल्यू बढ़ी है और फिर वैल्यू डिक्रीज हुई है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब पहले फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर मान लो ये 3 हमने लिख लिए, मान लो मैं यहाँ पे कोस थीटा ले लेता, ठीक है,
ये हमने मान लो फोर्थ क्वेश्चन ले लिया, कोस थीटा के बारे में बताना है। अब तुम लोग बताओगे कौन सा है। बिना देखे पहले वीडियो पॉज करेंगे हम, उसके बाद में खुद से टिक करेंगे और अपने हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, ट्राई करो। चलो तो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखो हमें बताना है इस बार कोस थीटा। अब तुम्हें याद होगा कि यार कोस थीटा का जो ग्राफ था वो तो 1 से शुरू होता था। कोस थीटा 0 पे कितना होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, और कोस 90 वो होता है 0। मतलब वैल्यू ये डिक्रीज होते हुए ऐसे आ रहा था ग्राफ, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। ये वैल्यू पाई/2, देन यहाँ पे पाई, ये फिर 3π/2, एंड ये वैल्यू कितनी आई थी, 2π आई थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार हमें 0 से क्या बताना है, 0 से पाई के बीच में बताना है। अब देखो वैल्यू देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है π/2 तक, तो उसके बाद भी नेगेटिव में बढ़ रही है। इसका मतलब ओवरऑल तो क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है ना। देखो वैल्यू नीचे जाते जा रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, इसका मतलब ओवरऑल तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। तो अगर ये कोस थीटा होता है, उसने ये पूछा होता तो हम क्या बोलते, y इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। यहाँ से लेके पाई तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो चलो ये ऐसे ही बस थोड़ी बहुत अपन ऐसे ही सीखना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं उसमें आ गया वेलोसिटी में या फिर फोर्स में, और उसने पूछ लिया हमें कि बताओ कि फोर्स क्या हो रहा है कंटिन्यूसली, उसके साथ कैसा चेंज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं मान लो साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा का हमें पता है कि ये 1 से छोटा होता है और -1 से हमेशा बड़ा होगा। अगर अपन साइन थीटा की बात करें तो देखो साइन थीटा जो है वो हमें वैल्यू उसकी पता है कि मिनिमम जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो अभी ग्राफ भी देखा था, तो नीचे वाली वैल्यू -1 और ऊपर वाली वैल्यू +1, तो इसी के बीच में ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, इसी के बीच में वैल्यू आएगी। ये इसकी लिमिट्स हैं साइन की। ठीक है, मान लो कि मैं ऐसा बोल दूँ तुम्हें कि 3 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और तुम्हें मिनिमम वैल्यू बतानी, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की तो हमें पता है कितनी होती है, 1 होगी मैक्सिमम, बट 3 साइन थीटा की वो 3 हो जाएगी फिर मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ऐसे ही यहाँ पे -3 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। और भी देख सकते हैं सेम चीज़ कोस थीटा के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि यार कोस थीटा भी किसके बीच में होता है, 1 से हमेशा छोटा रहता है और -1 से हमेशा बड़ा रहेगा। या मिनिमम, ये जो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है ना एक नीचे, ये बता रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू +1 भी पॉसिबल है। मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये इधर 2 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। और आगे जैसे मान लो, और अपन ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है तुम्हारे लिए। मान लो मुझे ऐसा दे दिया, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि बताओ 2 + 3 साइन थीटा, या 3 की जगह मैं 5 लेना चाहता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इस पूरे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यार यहाँ वेरिएबल जो है वो तो साइन थीटा है, तो मैंने मान लो लिखा साइन थीटा, ये तो होता है भाई हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में होता है। फिर देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं साइन थीटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या वैल्यूज़ इधर 5 और इधर -5 बन जाएगी कि यार ये वैल्यू जो अगर 5 साइन थीटा ले लें तो वो 5 से या तो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, और -5 के या तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। फिर यहाँ तक तो पहुँच गया अपन, इतनी वैल्यू का तो पता कर लिया। अब अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं 2 ऐड करूँगा तो मैं 2 इधर भी ऐड करूँगा, ये वैल्यू बन गई 7, और मैं 2 इधर भी ऐड करूँगा तो ये वैल्यू आ गई 3। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यार इसकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी आएगी, मिनिमम इतनी आएगी। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को जैसे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है बस।
और जैसे देखो कई बार तुम्हें कैलकुलेशंस में अगर इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये इक्वेशन सोल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए, तो भले ही तुम लोगों ने 10th में कर रखा हो, बट जैसे इनको सॉल्व करना आना चाहिए भाई, है ना। घूम फिर के बात ये है, जैसे ये वैल्यू है तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं भी आता तो अपने एक ही तो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन, जिनका नाम हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं, श्रीधराचार्य, है ना। तो आचार्य जी को फॉलो करो, बस उसका फॉर्मूला हम लगा देंगे। बट बजाय आचार्य जी के बिना भी जैसे अपन इसको टुकड़ों में तोड़ के अगर करना चाहें तो उससे भी बन सकती है बात। कौन सा वाला सही लग रहा हो तुम्हें उसके हिसाब से देख लेना। ये कैसे करते थे हमें पता है कि यार इसको तोड़ना होता था मैं, और इसके इसको जिसमें भी दो में टुकड़ों में तोड़ रहे होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना है और ये कितना है, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी आना चाहिए। तो ये तो 2 ही है, तो हम ऐसा कुछ इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो कॉमन लेना है, तो x यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ जाता था x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तो भी इधर क्या बच गया, x माइनस 2। समझ में आ रही है बात। -1 तो बाहर कॉमन ले लिया तो इधर बचा ओनली x, इसमें से माइनस बाहर लिया तो एक माइनस हमें लगाना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, तो बच गया कितना, इधर से x और इधर से -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो चीज़ आई इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि यार मैं या तो इसको 0 कर दूँ, या तो ठीक है ना, आइदर वाली चीज़ लगा रहे हैं अपन, या फिर x माइनस 2 को मैं 0 कर दूँ, है ना। इसका मीनिंग है कि यार x इज इक्वल टू या तो 1 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। तो ये अपने 2 रूट्स आए हैं ना, इसको अपन बोलते हैं रूट्स। इन रूट्स का मीनिंग होता है कि अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूं तो ये सेटिस्फाई करेगा, 0 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, पुट करके देख सकते हो तुम। जैसे 1 मैं पुट करूं, देखो मान लो, तो 1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 1 रखूँगा प्लस 2, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, 1 -3 0 आ रहा है। सिमिलरली मैं ये भी वैल्यू पुट उसमें कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, 2 का स्क्वायर बोलो और 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखा, प्लस आगे कितना है 2 है, इज इक्वल टू ये भी कितना आ रहा है, देखो 4, मतलब 0 आ रहा है हमें दिख रहा है, 4 - 6 प्लस 2 बना ना, कितने वैल्यू आई है, 0 वैल्यू आई है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हम सोल्व कर रहे हैं उसको अगर हम इनपुट करें तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये और ये 2 रूट्स। और ये रूट्स पता कहाँ से पता करेंगे कि अपन कितने रूट्स आएंगे, वो हम पता करेंगे इसकी पावर कितनी आ रही है उससे पता करके। ठीक है, फर्दर हम जैसे मान लो कि इतना ही ले लेते हैं। जैसे मान लो ऐसी इक्वेशन है और हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ इसकी वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, 10th में या उससे भी पहले पढ़ चुके होते हैं ऐसे कई बार। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग है ना एक्स को ऐसे काट देते हैं जो कि थोड़ी गलत चीज़ होती है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो ठीक है ना, मान लेते हैं मैं पहले तुम्हारे वाले मेथड से करता हूँ। बच्चे इसको करते हैं ऐसे, x² इज इक्वल टू 3x, है ना। तो मैंने इसको ये काट दिया, तो यहाँ से आगे वैल्यू x इज इक्वल टू 3। अब देखो तुम्हारा तो एक ही रूट आया है, जैसे ही तुमने ये x को कट किया ना उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने कुछ इसमें मिस्टेक्स कर चुके हैं। एक रूट हम खा गए इसमें, वो कौन सा रूट है देखो। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा, x को कॉमन लूँगा और मैं ऐसे लिखूँगा। अब इसका मतलब क्या है, या तो भाई ये x 0 हो जाए, ठीक है, या फिर x - 3 0 हो जाए, तो क्या आगे बन जाएगी बात अपनी। तो इसका मीनिंग है या तो x इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर और x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, और इससे x की वैल्यू आएगी 3। तो अपने 2 रूट्स आए, एक तो x इक्वल टू 0 और एक आया x इक्वल टू 3। इस हिसाब से करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 3 आएगी। हम क्या खा गए, x इक्वल टू 0 वाला रूट खा गए। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस हैं। देखो 2 रूट्स आने चाहिए थे, इसके दोनों है। x की वैल्यू मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो देखो मेरे को 0 मिलेगा राइट हैंड साइड में। यहाँ 0 पुट करो, x की जगह 0 आया, -3 इंटू 0 ये भी 0, 0 - 0 0 बन रहा है। ऐसे ही मैं अगर 3 पुट करूँगा यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू एक्स की जगह 3,
वो भी 9 बन गया तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अब श्रीधर आचार्य जी को थोड़ा फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस तरीके से बताया, उनका फॉर्मूला है, इसको तुम्हें याद रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने बताया कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है ना, बहुत काम का है, अपने काम में आएगा काफ़ी आगे। तो इस चीज़ को याद रखना, हमें ऑलरेडी याद भी है तुम लोगों के। इसके 2 रूट्स हैं, उनमें दोनों रूट्स कौन से, एक बार तो हम यहाँ पे प्लस का साइन चूज कर लेंगे और एक बार हम यहाँ पे माइनस का साइन चूज कर लेंगे। तो एक x1 आ रहा होगा, एक x2, मतलब 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी। जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन किया था, उसको इस मेथड से करना चाहेंगे हम। वो क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस में था 2 = 0। तो देखो ये इक्वेशन लगाएंगे हम, तो ये इक्वेशन लगाएंगे। उससे पहले क्या, हम एक एक करके इसके a एंड b एंड c इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बताओ इसमें a कितना है, a है x स्क्वायर का कोफिशेंट, वो कितना है 1। फिर b कितना है बताओ, b है -3 एंड c की वैल्यू है 2। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। तो अब हम अगर x लिखें तो हम x को क्या लिखेंगे, -b की वैल्यू कितनी है, वो है ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। बताओ भाई कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया +3 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ये। ठीक है ना, आगे बताओ, ये बन गया -3 का स्क्वायर होगा तो 9 ही आएगा प्लस में। ठीक है ना, और -8 लिखा हुआ है तो कितना बच गया, 1 बच गया, डिवाइड बाई 2 आ गया। अब देखो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, कौन सी 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक तो आ रही है x = 3 प्लस 1 का रूट तो 1 ही है बाई 2 तो आ गया 2। दूसरा रूट x = 3, इस बार हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे और 1 का रूट 1 तो ये आ गया 1। दोनों वैल्यूज़ आ गई जो पहले आई थी, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम श्रीधर आचार्य जी की मदद से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमने लिया था यहाँ पे 0 कर लिया था, तो मतलब c की वैल्यू जो है वो इस बार 0 आई है। तो अब भी हमें रूट्स पता है इसके कितने आए थे, अभी सॉल्व किया था तो एक तो आया था 0 और एक आया था 3 आया था। तो इस मेथड से भी 3 आ जाएगा। क्या करेंगे हम, c तो यहीं पे आता है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर देता हूँ। तो ये देखो ये तो 0 ही बन गया, ये 9 है, मतलब यहाँ पे रूट में 9। ठीक है, रूट में 9, तुम्हें दोबारा इससे करना है तो रूट में क्या आया, 9 आ गया। तो रूट में 9 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस, बाहर निकालो इसको, 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। प्लस का साइन लेंगे तो यहाँ पे मैं इस बार क्या लिखूँ, 3 लूँ, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 + 3/2, मतलब वैल्यू आ गई 3, 6/2। दूसरी बार मैं माइनस का साइन लूँगा और आगे कितना है, माइनस का साइन लिया 3 है, तो 3 - 3/2 ये आ गया, दैट इज़ 0। तो इस तरीके से सेम वैल्यूज़ दोबारा आ गई, जैसे तुम्हारी मर्जी पड़े उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है।